हेलो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि पीटी के लिए ही वीडियो अपलोड किया जाए। तो बिल्कुल ठीक है, हम पीटी के लिए ही वीडियो अपलोड करते हैं। पहले आपको फैक्चुअल चीज़ें और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी मटेरियल है वो अब इस चैनल पे मिलते रहेंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि हमने इकॉनमी का जो सेक्शन डिस्कशन किया था कि मिक्स्ड इकॉनमी क्या होता है और स्टेट इकॉनमी क्या होता है। इस आपने पढ़ा था कि मिक्स्ड इकॉनमी का जो जन्मदाता कहा जाता है एडम स्मिथ को कहा जाता है, और ये अप्लाई हुआ था कहाँ पे, अमेरिका में। एडम स्मिथ की जो बुक थी उसका नाम क्या था, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, मैंने कई बार इसका नाम लिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने राज्य अर्थव्यवस्था की बात की थी जिसमें कार्ल मार्क्स को जोड़ा जाता है, और उनकी बुक थी दास कैपिटल। इन्होंने स्टेट इकॉनमी का जिक्र किया था, और ये स्टेट इकॉनमी 2 टाइप्स की थी। एक जो रशिया में लागू हुआ था समाजवादी अर्थव्यवस्था, और दूसरा था चाइना में जो लागू हुआ साम्यवादी अर्थव्यवस्था। श्रम का जिसमें था कि श्रम की वैल्यू भी गवर्नमेंट तय करती है, श्रम का रेगुलेशन भी गवर्नमेंट करती है, किसको काम पे रखना है, किसको हटा देना है, कितनी मजदूरी होनी चाहिए, एवरीथिंग। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन दोनों की प्रॉब्लम क्या थी और मिक्स्ड इकॉनमी क्यों एमर्ज होके आई। अब देखो जरा, एक रिपोर्ट आता है कि भारत में 10% लोगों के पास 50% से ज़्यादा प्रॉपर्टी है। आप समझ रहे हो 10% कौन होंगे? बिजनेसमैन। डिफ़ॉल्ट में कोई भी मूर्ख आदमी बता देगा कि वो 10% कौन होगा, बिजनेसमैन। यानी कि मार्केट में जो बिजनेसमैन हैं, जो प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हुए हैं, तो उनके यहाँ जो एम्प्लॉई हैं, जो वर्कर हैं, वो जितना लाभ कमा रहे हैं उस एवज में वर्कर को सैलरी नहीं दे रहे हैं। समझ रहे हैं आप इस बात को? यानी कि कार की कंपनी में काम करने वाला आदमी का सैलरी इतना नहीं है कि वो वहाँ का एम्प्लॉई, टाटा का एम्प्लॉई टाटा की कार खरीद सके। यानी कि जो उत्पादन वर्ग है और जो मजदूर वर्ग है, इन दोनों के बीच में आर्थिक खाई बहुत ज़्यादा है। और प्रॉब्लम ये है कि जो वस्तु का निर्माण होगा वो उत्पादक वर्ग यूज नहीं करेगा, वो उपभोक्ता वर्ग यूज करेगा। और उपभोक्ता वर्ग को जब तक रोजगार में सही मजदूरी नहीं मिलेगी तब तक डिमांड क्रिएट नहीं होगा। क्योंकि आप जानते हो कि अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी चीज क्या है, मांग और सप्लाई। उत्पादन कैसे होगा, मांग के अनुसार, और उसके साथ साथ क्या महत्वपूर्ण है, उसका सप्लाई, यानी पहुंच, लोगों तक पहुंच सुनिश्चित होना। अब यदि उपभोक्ता वर्ग के पास पैसा नहीं है, क्योंकि कंपनी में काम करने वाला जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि सबके पास रोजगार नहीं है। दूसरा, जो लोग कंपनियों में काम कर रहे हैं उनको वेतन इतना नहीं मिल रहा है कि वो उत्पादित वस्तुओं का मांग क्रिएट कर पाए। मजदूर वर्ग जो है मजदूरी तो कर रहा है लेकिन ब्रांडेड टी शर्ट नहीं पहन सकता, बड़े होटलों में जाके खाना नहीं खा सकता, बड़ी कार नहीं खरीद सकता, तो वो संसाधन को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। तो प्रॉपर्टी किसकी तरफ कंसंट्रेट हो रही है, संपत्ति किसकी तरफ कंसंट्रेट हो रही है, पूंजीपति के हाथों में। तो अब सोचो कि भारत में रोटी, कपड़ा और मकान जैसी सुविधा हमको सरकार प्रोवाइड करती है। यदि ये प्रोवाइड नहीं करती और ये भी प्राइवेट सेक्टर ही उत्पादित करते तो बहुत सारे लोग भोजन भी नहीं खरीद पाते, बिना खाए रह जाते। सरकार प्रोवाइड करती है, इसके बावजूद भी तो लोग बिना खाए मरते हैं। तो पूंजीपति रहेंगे तो क्या स्थिति होगी। अब इस प्रोस्पेक्ट में आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की स्थिति सोचिए। अमेरिका में जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लागू हुआ तो जो बिजनेसमैन था, जो इन्वेस्टर था, जो उत्पादक और मजदूर वर्ग के बीच में संबंध आइडल नहीं था कि वो लाभ 10 रुपये ले रहा है तो 5 रुपये नहीं तो 4 रुपये मजदूर को देगा और 6 रुपये अपने पास रखेगा। क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए सबसे बढ़िया जो काम होता है, सस्ता मजदूर मिल जाए। क्योंकि स्टील का जो प्राइस है वो तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, तो आपको अपने उत्पाद का दाम कम रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सस्ता मजदूर ढूंढना पड़ेगा। जनसंख्या जहाँ भर भर के है वहाँ सस्ता मजदूर ले लो। तो इस वजह से क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में मांग कम हो जाता है, मांग गिरा तो जो वस्तु उत्पादित हो रही है उस बिजनेसमैन को, वो बिजनेसमैन उसको सप्लाई नहीं कर पाएगा तो इसको भी लॉस होगा।
यानी डिमांड एंड सप्लाई का जो चेन है वो प्रभावित हुआ, और जब चेन प्रभावित हुआ तो मार्केट में ये उत्पादित तो कर दिए हैं, यानी किसान नेनुआ उत्पादित तो कर दिया है और मंडी में लेके गया तो खरीदने वाला कोई नहीं है, तो कौन सी कंडीशन आएगी? मंदी की। क्या हो जाएगा? मंदी, आर्थिक मंदी आ जाएगी। तो सेम यही स्थिति हुई कहाँ पे? अमेरिका में, जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लागू हुई तो ज्यादा संपत्ति कंसंट्रेट हो गई पूंजीपति के पास, मजदूर वर्ग के पास संपत्ति नहीं, मांग गिर गया तो सप्लाई गिर गया, उत्पादित वस्तुएं रखी रह गई और इसकी वजह से आर्थिक मंदी आ गई। आर्थिक मंदी 1929 का महामंदी जो पूरे विश्व को प्रभावित किया, फिर आगे चल के सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण बना। ये इस व्यवस्था की कमी थी। अब इस व्यवस्था की कमी के बाद एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट आते हैं, नाम रहता है उनका जॉन मेनार्ड किन्स। क्या नाम रहता है? जॉन मेनार्ड किन्स। उन्होंने इस पूरे पर्यावरण का अध्ययन किया कि चीजें कैसे घटित हो रही हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो आदर्श स्थिति में काम नहीं कर रही है, वो लाभ के लिए काम कर रही है। हम जो अर्थव्यवस्था लागू कर रहे हैं उसको आदर्श स्थिति में मान के लागू करते हैं, जबकि ऐसा प्रैक्टिकल में संभव नहीं है। हम ये मान के चलते हैं कि जो बिजनेसमैन कमाएगा उसका आधा मजदूर को देगा, वो सही मजदूरी देगा। ये तो प्रैक्टिकल नहीं है ना। तो इन्होंने कहा कि यदि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है तो लोगों के बेसिक नीड्स, जिसे सोशल गुड्स नाम दिया गया अमेरिका में आगे चल के, सोशल गुड्स यानी रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं को उस देश की सरकार को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जॉन मेनार्ड किन्स ने 2 पुस्तक लिखी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पहली, दूसरी इंटरेस्ट ऑफ मनी। इसने इस पुस्तक में बोला कि सरकार को अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाली सरकार को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना चाहिए। समझ रहे हो कि अब मैंने आपको कहा था कि यदि केवल उत्पादन और वितरण बाजार करे तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यदि उत्पादन और वितरण राज्य करे तो राज्य अर्थव्यवस्था, यदि उत्पादन और वितरण बाजार और राज्य दोनों साथ मिलकर करे तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो अब यहाँ पे जॉन मेनार्ड किन्स का क्या कहना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को किधर की तरफ झुकाव रखना चाहिए? राज्य अर्थव्यवस्था की ओर। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कुछ एलिमेंट किसका समाहित होना चाहिए? राज्य अर्थव्यवस्था का। यहाँ से न्यू पड़ गई किसकी? मिक्स्ड इकोनॉमी की। तो ये तो इस वाले सेक्टर की बात हुई। अब इस वाले सेक्टर की बात करते हैं। राज्य अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी? राज्य अर्थव्यवस्था 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन के बाद रूस में लागू हुआ। 1949 में चीन ने आज़ादी के बाद इसको अपने यहाँ साम्यवादी रूप में राज्य अर्थव्यवस्था को लागू किया। राज्य अर्थव्यवस्था में क्या है कि राज्य उतना ही उत्पादित कर रहा है जितना नागरिक को आवश्यकता है। नागरिक को रोटी, कपड़ा और मकान, 4 व्हीलर का सपना नहीं देख रहा है। देख भी रहा है तो राज्य 4 व्हीलर थोड़ी देगा उसको, राज्य ऐसी सप्लाई थोड़ी करेगा, राज्य पूरे सप्लाई थोड़ी करेगा। हाँ, स्वास्थ्य फैसिलिटी देगा, शिक्षा की सुविधा देगा, ये सब राज्य करेगा। तो अब राज्य यदि इसी तक सीमित रह गया, नागरिक की आवश्यकता तक, तो देश का विकास अवरुद्ध हो गया। देश में डिमांड क्रिएट नहीं हो रहा है, जो लोग हैं वो भी श्रम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके अंदर विकास की इच्छा ही नहीं रहेगी। एवरीथिंग तो गवर्नमेंट कर रही है। तो अब राज्य अर्थव्यवस्था में क्या हुआ कि विकास की गति सीमित हो गई और जो सरकार है यानी राज्य है वो चीजों को कम दाम में, क्योंकि सरकार तो कल्याण के लिए काम करती है, सरकार तो लाभ के लिए कार्य करती नहीं, तो कम दाम में या फ्री में उपलब्ध कराएगी। इससे अर्थव्यवस्था पे लगातार बोझ बनता जाएगा क्योंकि इकोनॉमी में पैसा तो कहीं से आ नहीं रहा है, बस खर्च हो रहा है। कितना पैसा छापोगे? तो कल्याण के लिए काम कर रहा है, तो इससे अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रुका और राज्य के ऊपर कर्ज लगातार बढ़ने लगा। स्थिति ये आ गई कि राज्य भी ढहना शुरू हो गया। जैसे हमारे यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी देखो, एयर इंडिया, एवियन सेक्टर में देखो कि एयर इंडिया को गवर्नमेंट को बेचना पड़ा, घाटे में चल रही थी, गवर्नमेंट चला रही है, हवाई जहाज की सुविधा दे रही है, चला पाएगी? जाके एरोप्लेन में भी थूकेंगे लोग पान खा के। तो प्रॉब्लम ये है।
तो अब प्राइवेट सेक्टर को, टाटा को बेचना पड़ा, प्राइवेट सेक्टर आया, अब वो प्रॉफिट के लिए काम करेगा, तब वो रन करेगा अब तेजी से। रेलवे में घाटा चलता है, गवर्नमेंट इसको लेके चल रही है। यदि जहाँ जहाँ प्राइवेट सेक्टर, जैसे पहले केवल बीएसएनएल था, तब फिर मोबाइल लेके ऐसे ढूंढते थे। अब प्राइवेट सेक्टर आ चुका है। प्राइवेट सेक्टर के आने की वजह से चीज़ें बहुत तेजी से, हर आदमी के पास 2 मोबाइल 4 मोबाइल, हर आदमी के पास 4 सिम 2 सिम एक्स्ट्रा, मतलब ऐसे ही पड़ा है कबाड़े की तरह। प्राइवेट सेक्टर के आने की वजह से डिमांड क्या हो गया, इकोनॉमिकल ग्रोथ क्या हो गया, बूस्ट हो गया। तो जब ये स्थिति इनकी होने लगी रशिया जो यूएसएसआर था, जिसने बहुत बड़े एरिया पे, एशिया और यूरोप के बहुत बड़े एरिया पे कब्जा करके कई सारे देशों को अपने में समाहित किया था, जिसके विघटन के बाद 15 देश आज़ाद हुए थे। आर्मेनिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, सब यूएसएसआर के पार्ट। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को राज्य संभाल रहा है, तो धीरे धीरे ढहने लगा। तब वहाँ पे जैसे इधर पूंजीवादी की तरफ झुकाव, पूंजीवादी को राज्य की तरफ झुकना चाहिए, जॉन मेनार्ड किन्स ने दिया, वैसे ही ऑस्कर लैंग इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने बोला यदि राज्य को विकास करना है तो राज्य को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ झुकाव करना पड़ेगा, ओपन मार्केट बनाना पड़ेगा। यानी कुछ क्षेत्र जो आवश्यक है जनता के विकास के लिए, कल्याण के लिए, वो सरकार करे, बाकी निजी क्षेत्र को सौंप दे। जब शुरू में ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया तो 1904 के आसपास, लगभग 1950-60 के आसपास, ठीक है। जब ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया तो रसिया ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया, चाइना ने भी इसे एक्सेप्ट नहीं किया, और 1970 आते आते चाइना की इकोनॉमी जो है वो ढहने लगी। तो उस समय चीन में माओवादी दल के आ गए थे माओ से तुंग, लीडर थे माओ से तुंग, और माओ से तुंग को ये कॉन्सेप्ट बड़ा सही लगा। कौन सा, कि राज्य अर्थव्यवस्था को किधर झुकना चाहिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ। ये कॉन्सेप्ट उनको बहुत तगड़ा लगा। अब इन्होंने क्या किया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ झुकने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना शुरू किया। 10 से 15 साल तक, 1985 तक, 70 के बाद 1985 तक इस आदमी ने पूरे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया। फिर इकोनॉमी को खोलना शुरू कर दिया, किसके लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए। और जब इस प्रकार राज्य इकोनॉमी को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोले या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सरकार की तरफ शिफ्ट हो, इसको कहते हैं इकोनॉमिकल रिफॉर्म, आर्थिक सुधार। अब देखो जरा कि अब राज्य अर्थव्यवस्था में सब कुछ सरकार कर रहा है। अब सरकार भी किसको लेके आ रहा है, बाजार को। तो सरकार और बाजार दोनों साथ काम करेंगे। तो अब यहाँ पे भी किधर शिफ्ट हो रहे हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ। तो चाइना ने मिक्स्ड इकोनॉमी अपना लिया। और जब रसिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाना शुरू किया इतना बड़ा एरिया में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाया। और जब उसने अपने यहाँ बाजार की तरफ झुकाव करना शुरू किया तो विभिन्न देशों को लगा कि ये उत्पादन और वितरण की प्रणाली प्रभावित हो रही है, अर्थव्यवस्था के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, रसिया उनको धोखा दे रहा है, तो वो यूएसएसआर से अलग होना शुरू हो गए। और 1991 में इकोनॉमी की वजह से रशिया का विघटन हो गया। इकोनॉमी चेंज तो पॉलिटी चेंज, ये कॉन्सेप्ट काम किया वहाँ पे, रसिया फेल हो गया। ठीक, तो ये हो गया कि मिक्स इकोनॉमी कैसे आई। और मिक्स इकोनॉमी का जब कॉन्सेप्ट आया तो ये भी प्रेजेंट में आप देखोगे, वर्तमान में तो पूरे वर्ल्ड में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहाँ पे ये और ये अलग अलग होंगे। मैक्सिमम लोग किधर की तरफ हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ। कहीं पे बाजार का ज़्यादा हस्तक्षेप है, सरकार का कम है, कहीं पे सरकार का ज़्यादा हस्तक्षेप है, बाजार का कम है, कहीं पे दोनों का इक्वल शेयर है, दोनों मिल के काम कर रहे हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, राज्य अर्थव्यवस्था है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है ये मैटर ही नहीं करता। मैटर करता है कि अर्थव्यवस्था में दोनों मिल के, यानी बाजार और निजी क्षेत्र मिल के कैसे संतुलन बना के देश को आगे लेके चल रहे हैं। अब भारत की स्थिति की बात करेंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी कैसे है देखिए। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है कि जिसमें बाजार और सरकार दोनों साथ साथ काम करें। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट जब भारत में आया तो भारत अपना आज़ाद कब हुआ था, 1947 में। 1947 से 1991 तक हम अभी ब्रिटेन से आज़ाद हुए थे।
हमको इतना डर था कि यदि हम ज़्यादा बाजार को लाएंगे तो फिर से हम गुलाम बन जाएंगे, यदि फिर से हम बाहरी लोगों के लिए मार्केट खोल देंगे तो फिर से वो हमारे ऊपर शासन कर लेंगे। अभी तो हमारे यहाँ सांप्रदायिक दंगे हो ही रहे हैं भारत और पाकिस्तान को लेके। तो भारत ने क्या किया कि बाजार को भी साथ लिया, लेकिन मैक्सिमम प्रोडक्शन किसके हाथ में रखा? राज्य के हाथ में। निजी क्षेत्र चल रहा था, लेकिन निजी क्षेत्र में भी परमिट, कोटा, लाइसेंस ये पद्धति काम कर रही थी। परमिट मतलब कि आपको कोई बिजनेस लगाना है तो आपको सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। कोटा, कितना प्रोडक्शन करना है। सिगरेट जैसी चीज़ों की फैक्ट्री लगानी है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो अब इसके थ्रू प्राइवेट सेक्टर एकदम बंधा हुआ है। प्राइवेट सेक्टर है लेकिन बंधा हुआ है। तो हमारे यहाँ स्टार्टिंग से ही मिक्स इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जो हमारा समाजवाद है, हमारा जो समाजवाद का कॉन्सेप्ट है, जो डीपीएसपी में दिखता है, कहाँ पे दिखता है? डीपीएसपी में। वो किस पे काम करता है? मिक्स इकोनॉमी पे। लेकिन जो हमारा स्टार्टिंग का मिक्स इकोनॉमी था 1947 से लेकर 1991 तक का, उसमें बाजार का ज़्यादा रोल था, और उसमें राज्य का ज़्यादा रोल था, बाजार का रोल कम था। और फिर जब हमने 2 युद्ध झेले और हमने इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं कर पाया, फिर बांग्लादेश के साथ युद्ध हुए, आर्थिक स्थिति हमारी कमज़ोर होने लगी। हमारे पास मात्र 13 दिन के लिए विदेशी मुद्रा भंडार थे, जिससे हम तेल का आयात कर सकते थे, अपने लोगों को सुविधाएं दे सकते थे। तो हमको लगा कि अब तो प्रॉब्लम हो गई। तब हमको अपने इकोनॉमी में बाजार के हस्तक्षेप को बढ़ाने की ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि सरकार तो लाभ के लिए काम कर रही थी और समय भी आ गया था। सरकार इतना दिन तो संभाली देश को ना, 1947 से 1990 तक। अब समय आ गया था कि जो अर्थव्यवस्था है वो बाजार के लिए खोल दिया जाए। तो जब सरकार इस तरह से राज्य से बाजार की तरफ अपने आप को खोलती है, उसको कहा गया आर्थिक सुधार। ठीक है, तो भारत में ये आर्थिक सुधार है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इकोनॉमिकल रिफॉर्म। लेकिन अब देखो थोड़ा सा एक चीज़ और क्या है कि मिक्स्ड इकोनॉमी का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। जैसे ये कैपिटल इकोनॉमी के लिए एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशन में पूरा ढांचा तैयार किया। स्टेट इकोनॉमी के लिए कार्ल मार्क्स आए, वैसे मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए कोई आया ही नहीं कि कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या प्रोविजन होना चाहिए, कैसे दोनों मिलके काम करेंगे। ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है और कोई इसको मान्यता भी नहीं दे रहा है। सब अपने अपने तरीके से इसको लागू कर रहा है। तो ज़्यादा देश इसको अथॉन्टिक, इसका वेटेज होना भी तो जरूरी है। जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन IMF, वर्ल्ड बैंक इसको सपोर्ट कर रहे हैं तो लोग इसको क्यों अपनाएंगे? तो फिर 1999 में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट निकाला, एंटरिंग द फर्स्ट सेंचुरी, 21st सेंचुरी, एंटरिंग द 21st सेंचुरी छूट गया है। ठीक है, एंटरिंग द 21st सेंचुरी, जिसमें उसने बोला कि अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि सरकार को कितना हस्तक्षेप करना चाहिए। तो सभी देश, वर्ल्ड बैंक ने ये रिक्वेस्ट किया कि सभी देश अपने परिस्थिति के अनुसार अर्थव्यवस्था का स्ट्रक्चर तैयार करें और मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाएं। लेकिन ये जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ये इसमें किसका बोलबाला था? USA का। यदि इसकी वैल्यू घटती तो USA की वैल्यू घट जाती। अब USA इसके वैल्यू बढ़ाने के लिए एक कॉन्सेप्ट लाता है 1989 में, 1989 में वाशिंगटन सहमति। आपके एग्जाम के लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है कि वाशिंगटन सहमति कब आया था? 1989 में। वाशिंगटन, जहाँ पे IMF और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है, तो IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों इसके समर्थक थे। इसमें कई सारे सिद्धांत थे। इसी सिद्धांत को जब भारत में आर्थिक सुधार लागू किया गया, इसी सिद्धांत को मानने की बाध्यता भारत के सामने रखी गई थी। जब हम भारत में आर्थिक सुधार वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा 1947 से लेके 1991 तक भारत में औद्योगिक क्षेत्र कैसे ग्रोथ किया और कौन कौन सी औद्योगिक नीतियाँ बनी। उस औद्योगिक नीतियों के तहत किसके तहत फेरा आया, किसके तहत फेमा आया, FDI कब आया, कब लाइसेंस, कोटा, परमिट खत्म हुआ, कैसे खत्म हुआ, इन सब पे बात करने के लिए 1991 की अर्थव्यवस्था, आर्थिक सुधार को समझने के लिए हमको इस ड्यूरेशन के औद्योगिक अधिनियम पढ़ना आवश्यक है। तो ये एक छोटा सा क्लास होगा, फिर आर्थिक सुधार, तो मैक्सिमम पार्ट आपका PET का खत्म हो जाएगा इकोनॉमी सेक्शन से। उसके बाद मैं ज्योग्राफी सेक्शन का और
पॉलिटी में आप देख लो ज़रा, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको पॉलिटी में कौन से सेक्शन का जिसमें आपको डाउट है, जिसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।